हेलो मित्रों, सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। ये भौतिक भूगोल का हमारा सेक्शन चल रहा है और भौतिक भूगोल में हमने इसके पहले जो भूकंप पढ़ लिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लिया है। अभी आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं ज्वालामुखी है क्या। जिसे ज्वालामुखी, ज्वाला क्या है? ये ज्वालाएं यानी कि जैसे लकड़ी जल रही है या गैस का चूल्हा जल रहा है, ये सब क्या है? ज्वाला। ज्वाला मतलब आग जो निकल रही है। तो ये एक प्रकार से ज्वाला निकल रही है। और मुखी, इसका मुख यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, तो ये है ज्वाला। और मुख्य क्या है? ये, यानी जहां से ज्वालाएं निकल रही हैं उसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो। तो सीधी सी बात आ जाए, कोई पूछे ज्वालामुखी है क्या, तो ज्वालामुखी वो क्रिया से जहाँ से ज्वालाएं निकलती हैं। अब संदर्भ यहाँ क्या लिया जाता है? सॉरी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। जैसा कि आंतरिक संरचना में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? एकदम गर्म है, तप्त है। इसके लिए आप जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लीजिएगा। सॉरी, ये पृथ्वी है। अब ज्वाला कहाँ से निकल रही है? ज्वालामुखी है, यहीं से निकलेगी। तो ज्वाला आ कहाँ से रही है? यानी पृथ्वी के अंदर से ही आ रही है। यानी पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा पदार्थ है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अंदर ही हो रही हैं। तो इसके लिए हमारा एक वीडियो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तब आगे की चीज समझ पाएंगे कि आखिर ये बाहर क्यों आती हैं। बाकी हम कारण हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ही। तो आप सीधे समझ गए कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी वो एक क्रिया है जिसके द्वारा, जिससे ज्वालाएं निकलती हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्केनो। इंग्लिश में वोल्केनो। अब हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे आप आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वोल्केनो क्या है? दो तीन इसमें शब्द आपके आएंगे इंग्लिश में, ये भी जान। वोल्केनो के जहाँ से लावा उद्गारित पदार्थ निकलता है। हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपका एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएंगी। नहीं, आप जो है एक बार वीडियो देख लेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए बार बार वीडियो देखिए, और बार बार देखेंगे तो आपको नई नई चीज़ मिलते रहेंगे। और साथ में भी ये इसका नोट्स है, नोट्स जरूर आप बनाते चलें। ठीक, तो लिखिए, जहाँ से लावा पदार्थ उद्गारित होता है, उद्गारित होता है। अब उद्गारित कहाँ से होगा? ये फिर समझ लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से ही ये आएगा और इससे निकल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनो कहते हैं। अब एक चीज़ है, आपने पढ़ा लावा, इसी के साथ एक शब्द और आता है मैग्मा। ये भी यहाँ क्लियर कर लीजिए, नहीं बाद में आपको कंफ्यूजन हो। तो लावा और मैग्मा एक ही चीज है, एक ही वस्तु है। लावा और मैग्मा एक ही चीज है। मैग्मा उसको कब कहते हैं? जब ये पृथ्वी के अंदर हो, तब इसको क्या कह देंगे? मैग्मा। यानी पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर है तो क्या कहते हैं? मैग्मा। वही चीज जब बाहर आ गई तो इसको कहा जाता है लावा। समझ गए? यानी बाहर आने पर लावा हो गया और पृथ्वी के अंदर ही है तो इसको मैग्मा कहते हैं। जैसे आपका नाम होगा छोटू सिंह, लेकिन आप जब घर से बाहर निकले तो आपका क्या होगा? धीरेन्द्र प्रताप सिंह, या ABCD कोई नाम रख लीजिए। तो घर के अंदर है, पृथ्वी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। एकदम आप गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में आए मैग्मा तो पृथ्वी के अंदर और लावा तो पृथ्वी के बाहर।
सॉरी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। और नोट्स आप मेरे साथ ही बनाते चलें ताकि आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना हो, ताकि आपका नोट्स कंप्लीट है। नोट्स कंप्लीट रहेगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अब अगला शब्द क्या होता है? वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी। अब ये आप इंग्लिश में ही इसको जाने रहिएगा, हिंदी में जाइएगा ना, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। वोल्केनिसिटी क्या है? ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया। यहां पर लिख लेते हैं तब समझें। ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया। अब ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो फिर से मैं एक चित्र बना दे रहा हूं पृथ्वी की। अब ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है, जिसे बाहर गए हुए लावा है। तो मान लीजिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा आ रहा है, तो मैग्मा देखिए इस नली के द्वारा आएगा, तो ये जा रहा है मैग्मा। ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनिसिटी। ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं वोल्केनिसिटी। और वोल्केनो क्या कहते हैं? पदार्थ के निकलने को ही वोल्केनो कहते हैं। इतना अंतर आप जानिए। ये संपूर्ण पूरी प्रक्रिया है, और वोल्केनो क्या है? केवल पदार्थ के निकलने को। तो आपने नोट कर लिया होगा, ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। और आपने तमाम यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे कि डिजिटल बोर्ड रहता है। डिजिटल बोर्ड में वो पीपीटी उनका रहता है, उसमें लिखा होता है, केवल समझाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, लिखने से विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में आता है। टीचर को भी लिखना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और विद्यार्थी के दिमाग पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि मैं उसमें डेंड्रोलॉजी मुझे पढ़ाई गई है, मैं पढ़ा हूँ। डेंड्रॉन यानी कि न्यूरॉन जैसे आपके जो दिमाग में होते हैं, तो जो चीज़ आपके सामने लिखी जाती है, यानी जो चीज़ चल रही है, वो आपके दिमाग में ज़्यादा सही से फीड हो जाती है। और उसमें पीपीटी में क्या होता है? वो चीज़ लिखी केवल उसको समझा देते हैं या मार्क कर देते हैं। तो जो मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। आप एक बार ना समझ में आए, बार बार आप देखिए, और इन शब्दों में अंतर जरूर इसको रखिएगा, और इसको इसमें इंग्लिश में ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगला शब्द क्या आता है? वोल्केनिज्म। अगला है वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म क्या है? एक वोल्केनो भी यहीं पर लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। परिभाषा तो उसमें लिख दिए थे। वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म होता है ज्वालामुखी का समग्र अध्ययन। ज्वालामुखी का समग्र अध्ययन। ज्वालामुखी का समग्र अध्ययन यानी ये वोल्केनिसिटी क्या है? ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया है। ये ज्वालामुखी निकल रहा है, तो मित्रों एक क्लास हमारी चल रही थी, परिभाषा जो ज्वालामुखी से संबंधित है। वोल्केनो जिसमें उद्गारित पदार्थ निकलता है, वोल्केनिसिटी ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया, और वोल्केनिज्म ज्वालामुखी का समग्र अध्ययन। जब हम पूरा अध्ययन करते हैं तो उसको वोल्केनिज्म कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी क्यों क्रिया ये होती क्यों है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। ये पूरी क्यों होती है? तो इसके लिए आपने प्लेट टेक्टोनिक मेरा वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। देखने के बाद तब और क्लियर समझ में आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, भौतिक भूगोल में है।
लेकिन हम थोड़ा मोड़ा अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार ये बताया गया है कि जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी है ये 7 बड़ी प्लेटों में तथा 20 छोटी प्लेटों में डिवाइड है। लेकिन अभी नासा, अभी का मतलब 6-7 महीना पहले नासा ने जो है अपने जो अनुसंधान नया किया है उसमें ये बताया है कि लगभग 100 छोटी प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें निश्चित नहीं रहती, प्लेटें घटती बढ़ती रह संख्या, लेकिन 7 बड़ी वाली तो कभी फिलहाल में निश्चित है, क्योंकि प्लेटें जुड़ती रहती हैं, प्लेटें टूटती रहती हैं। ये सारी जानकारी आप जो है उससे प्लेट टेक्टोनिक से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी क्यों आते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी है, प्लेट क्या है, ये ऊपरी संरचना को कहते हैं। ये ऐसे इसे आपने देखा होगा फुटबॉल देखिए, ऊपर वाली जो कवर होती है वो एक दूसरे से लगे बिल्कुल सिला हुआ होता है, लेकिन उसमें इतनी सही होती है, जगह को एकदम नहीं होती जिसमें कि हवा भरी रहती है। सेम पृथ्वी हमारी फुटबॉल के जैसी है, तो इसी को प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती रहती हैं, एक दूसरे से विपरीत जगह में जाती रहती हैं। ठीक, तो जब प्लेट आमने सामने आती है, जिससे मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ये है, दूसरी प्लेट ये की ये है, ठीक, इस प्लेट का नाम ये है और इस प्लेट का नाम बी है। तो ये जो बी हमारी प्लेट है, बी भारी प्लेट है, तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे बैठेगी, और नीचे जब बैठेगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी। तो ये जो हिस्सा नीचे जा रहा है इसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ सॉरी बेनी ऑफ जोन। अब ये हिस्सा नीचे जाएगा, लेकिन बहुत नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि पृथ्वी अंदर से उसकी डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो ये अचानक जहाँ भी जगह पाएगा, ये मलबा हो सकता, मान लीजिए अगर इसको यहाँ पर जगह मिले तो यहाँ ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर ये क्रस्ट फोड़कर बाहर निकल आता है तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी। अब अगर ये क्रस्ट नहीं फोड़ पाया, मैंने इस चीज़ को नहीं फोड़ पाया, तो इसको कहते हैं भूकंप, यानी पृथ्वी हिल जाती है। अब यहाँ पर भूकंप की बात आ गई, तो भूकंप और ज्वालामुखी में जो मेन अंतर है उसको जाने रहे। भूकंप मीन्स पृथ्वी का हिलना, और ज्वालामुखी मीन्स तरल पदार्थ, तरल मैग्मा का बाहर लावा के रूप में आना। भूकंप में होता है कि ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, वो उस क्षेत्र को हिला देता है, और जितनी उसकी तीव्रता होगी उसके अनुसार जो है ज़्यादा पृथ्वी कंपन करेगी। और ये भूकंप वाले चैप्टर में भूकंप आप कायदे से देख लीजिए, इसीलिए मैंने पहले भूकंप का बनाया, क्योंकि आप भूकंप समझ जाएंगे तो ज्वालामुखी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये मैग्मा बाहर चला आया, लावा बन गया, तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। यानी घर में मान लीजिए विवाद हो रहा है, झगड़ा हो गया, लेकिन घर का बंटवारा नहीं हुआ है, वो तब उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार चल रहा, भले आंतरिक मामला चल रहा हो, लेकिन जैसे व्यक्ति बांट लेता, अलग होता है, तो क्या हो गया, 2 घर बन गए, 3 घर बन गए। उसी प्रकार से जैसे ये मैग्मा बाहर आया लावा के रूप में, तो ये हो गया ज्वालामुखी, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक, अब ये इसको मान लीजिए कि ये यहाँ पर जगह मिल गई, निकल आया, यहाँ पर भी निकल सकता है, तो ये भी ज्वालामुखी बन गया। ठीक, जैसे अब देखिए समझने के लिए ये है, ये मैग्मा निकलना चाह रहा है, तो ये उंगली के बीच से तो आ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए जगह है, तो ये बाहर निकल आया। और जगह कहाँ रहती है, जहाँ 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गमन करती हैं, या आमने सामने आते हैं, अपसरित होती हैं या अभिसरित होती। तो यहाँ क्या है, ये प्लेट इधर को आ रही है, ये प्लेट इधर को आ रही है, इसको क्या कहते हैं, अभिसरित होना, अभिसरित होना, अभिसरित प्लेट। और ये आपको प्लेट टेक्टोनिक में बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब इसके नीचे क्या है, नीचे
तो नीचे जो है इसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं। यस, थीनो स्टेनोस्फीयर। ये प्लेट के नीचे बहुत पूरा ये है स्टेनोस्फीयर इसको कहते हैं। और इसको ये ऊपर को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। हाँ, नोट्स आप बनाते चलिए, नहीं अगर छूट गया तो फिर बाद में बहुत बड़ी समस्या होगी। लिथोस्फीयर, ऊपर वाले को लिथोस्फीयर, नीचे वाले को स्टेनोस्फीयर। ये पूछा जा सकता है कि लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ रहता है और स्टेनोस्फीयर कहाँ रहता है। ठीक, तो और इसको पूरे को कहते हैं मैग्मा हार्थ। मैग्मा हार्थ, हर में चूल्हा, 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 यानी मैग्मा यहीं से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। यहाँ पर प्लेट गल रही है और मैग्मा यहीं से निकल रहा है। ठीक, अब जो पदार्थ बाहर निकलता है, बाहर निकल रहा, तो इसमें कई प्रकार के होते हैं। इसमें जल वाष्प होता है, गैसें होती हैं, CO2 होता है, SO2 होती है, कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं। तो इन सभी को कहते हैं न्यू आर्डिंटो। सभी पदार्थ को कहते हैं न्यू इंग्लिश में है, जानिए, आर्डिंटो। अब सीधा से आ जाए न्यू आर्डिंटो क्या है। तो न्यू आर्डिंटो वो है जो पूरा ज्वालामुखी जब विस्फोट के दौरान जो भी बाहर निकलता है समग्र पदार्थ को, उसको कहते हैं न्यू आर्डिंटो। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे ज्वालामुखी क्यों होता है, ज्वालामुखी क्यों होता है। और ये तो अब सरित है, एक और कारण जाने रहिए। अभिसरित, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे। और नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स में चूक ना हो। नोट्स में चूक होने से क्या होगा, समस्या आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो चाहे IAS का हो, चाहे PCS का हो, या जो भी आप अगर वनडे एग्जाम में देते तो उसमें भी कम सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस होता है पर्याप्त मात्रा में। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, उसमें क्या था, अब सरित होती थी प्लेट। ये क्या है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये प्लेट ये है, ये प्लेट B है। अपसरित, अपसरित, अपसरित की इंग्लिश डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा। अब देखिए, ये प्लेट है। अब ये प्लेट जब विपरीत दिशा में जा रही है तो नीचे से क्या होगा, ये पूरा मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, मैग्मा पूरा भरा हुआ। अब इसको जब जगह मिल गया, ये जगह मिल गया, तो इधर तो निकलेगी, और ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो क्या कारण है, जहां पर प्लेटें अपसरित होती हैं, यानी विपरीत दिशा में गमन करते हैं, वहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप आते हैं। अब ये उदाहरण क्या है, मध्य महासागरीय कटक। उदाहरण क्या है, ये उदाहरण भी एक लिख लीजिए, इसका है मध्य महासागरीय कटक, जो कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ है,
अटलांटिक महासागर में है। और मध्य महासागरीय कटक जो है इसकी जो संरचना है ऐसे यस प्रकार की है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और नीचे अफ्रीका। ठीक, तो मेरा ख्याल से कारण आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसरण से या अपसरण से आते हैं। कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया था। मैग्मा क्यों है कि पृथ्वी अंदर जाने पर गर्म होती है, गर्म होते सारे पदार्थ गर्म रहते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे इनको जगह मिलती है ये पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट को फोड़ कर, यानी सियाल सीमा निफे, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतें हैं स्वयं के अनुसार, सियाल सीमा निफे फोड़ कर बाहर आते, और ये जब नहीं फोड़ पाती तो उसी को भूकंप कहते हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ भी भूकंप होता है, लेकिन वो पदार्थ बाहर निकल आता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए कुकर में खाना बन रहा है, एग्जाम्पल दाल बन रही है, अब वो सीटी के द्वारा निकलता है, लेकिन कभी कभी सीटी काम नहीं करते तो पूरा विस्फोट होकर दग जाता कुकर और सारी दाल बाहर आ गई। उसी तरीके से भी होता। तो ये एक तरीके से क्या है, पृथ्वी का ये सेफ्टी वाल्व है, क्योंकि अगर ज्वालामुखी भूकंप ना आए तो पृथ्वी अंदर से ना निकल पाए तो क्या होगा, जैसे कुकर दगा ऐसे पूरी पृथ्वी भी धड़ाम से हो जाएगी, दग जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेफ्टी वाल्व। पृथ्वी का ये क्या है, सेफ्टी वाल्व है, वाल्व। जिस प्रकार कुकर में लगा होता है सेफ्टी वाल्व, उसी प्रकार ये ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व है। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, अब आए देखते हैं कौन कौन से पदार्थ इससे बाहर निकलते हैं। ठीक, कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो पदार्थ में कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है, तो जलवाष्प होता है 60 से 70%, सबसे ज़्यादा जलवाष्प बाहर निकलती है। इसके बाद क्या रहता है, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर लिख ले अन्य पदार्थ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूरा बन रहा है कि पदार्थ में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, तो जलवाष्प होता है। कौन सी गैस नहीं निकलती है, मान लीजिए वो गैस पूछ लेते हैं जेनान है, वो जेनान नहीं क्रिप्टान है, यानी गैसे, तो आप ये SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को जाने रहिए, यही आपसे पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है। इसके अलावा क्या होता है, धूल होती है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए धूल में क्या होता है, ये सबसे छोटे कण होते हैं। धूल जो है इनको कहते हैं डस्ट, सबसे छोटे कण, सबसे छोटे कण, सबसे छोटे कण होते हैं। अब आ जाए कि जो धूल ये जो निकलता है पदार्थ, उसमें ये सबसे छोटे कौन होते हैं, तो ये होते हैं धूल के कण। ये होते हैं, ये आपके नाप इसका है 0.05 mm से कम, इससे छोटा और कोई नहीं पाया जाता धूल के कण, डस्ट।
दूसरा क्या होती है, राख। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐश। इंग्लिश भी कुछ चीज़ों की जानते हुए चलिएगा और नोट्स ऐसे बनाते चलिए एकदम। ऐश होती है। ऐश जो है ये इनका जो है 0.5 से 0.5 mm। अब अगर ये समुद्र में गिर जाए तो इसी को कहते हैं पंख। पंख समुद्र में गिरने पर, समुद्र में गिरने पर इसको पंख कहते हैं। समुद्र में गिरने पर इसको पंख कहते हैं। पंख क्या है, तो यही राख है। यह कूल आइस, एक कूल आइस भी होती है, जाने रहिए। ये सब फ्री टाइप के हैं। कूल आइस, अब कूल आइस कितने mm का होता है जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत। और कूल आइस अगर धरातल पर गिरे तो इससे पठार का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, पठार का निर्माण। धरातल पर गिरने, धरातल पर गिरने पर पठार का निर्माण। उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका है इग्नियस ब्राइट, एक है। उदाहरण भी जरूर जाने रहिएगा। इग्नियस ब्राइट कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ये आपको मैपिंग करवाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर इतना आप जानिए। इसके अलावा एक और क्या है, लिपारी, एक को कहते हैं। लिपारी, और ये होता है 32 mm तक। लिपारी, इसको लिपारी ब्रेसिया कहते हैं। ये होता है 32 mm तक। और दूसरा अगला क्या है, बम, 32 mm से बड़े होते हैं। से बड़े बम, ये पत्थर के जैसे होते हैं, इसीलिए नाम इसका बम कहा गया है। ठीक, तो गैस के रूप में इतने सारे निकलते हैं। इसको किस में कह दे, गैस में, गैस वाली में। और हाँ, गैस में ही रहेगा। अब इसके बाद क्या आता है, सीधे लावा आता है। इसके बाद सीधे लावा, तो मिटा देते हैं तभी अगला लिख पाएंगे। आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हो गया होगा। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाएं। मिटाते हैं फिर, हैं, ठीक। लावा, लावा क्या है, जो मैग्मा अंदर है वही बाहर जब निकला तो इसको कहते हैं लावा। ये अंतर आप कायदे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अंदर है तो उसी को कहते हैं मैग्मा, और वही चीज़ जब बाहर आया तो उसी को कहते हैं लावा।
तो अगला क्या है, लावा। लावा, अब लावा भी वैसे तो इसमें कई प्रकार बांटे गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एसिडिक और बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और है ये क्या, वैसे तो इसको लिख लीजिए गर्म, गर्म, धतकता, ध धक धधकता पदार्थ। अब अंदर से निकल रहा है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके गर्म धधकता पदार्थ ही है। होता कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है एसिडिक अम्लीय, अम्लीय लावा, सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा। अब देखिए सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है ना 900 से 1000 होता है। टेम्परेचर इसका रहेगा 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और सिलिका क्या क्या गुण है, चिपचिपा होती है, चिपचिपा, चिपचिपा गाढ़ा, चिपचिपा गाढ़ा होती है सिलिका। अब सिलिका, अब ध्यान ये लगाइए कि अंदर से आ रहा है, लेकिन सिलिका कहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर आप जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें 3 परतें बताई गई हैं स्वैत के अनुसार। पहली परत सियाल, दूसरी सीमा, तीसरा निफे। ये है सियाल, ये क्या है सीमा, सीमा, ये क्या है निफे, तीसरी। तो सियाल में सिलिका ज़्यादा है, यानी कि ये अनुमान लगाया था जो अम्लीय लावा आता है वो कहाँ से आता है, सियाल से, यानी ऊपरी क्रस्ट से आता है। अब आप कोई क्वेश्चन पूछे कि अम्लीय लावा कहाँ से आता, तो सीधे ऊपरी परत से आता है। देखिए यहाँ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिलिका आप समझ गए कि अम्लीय लावा में सिलिका ज़्यादा होता है, बस कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ जब आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो, चाहे वनडे हो चाहे जो भी हो। अब देखिए वनडे के भी एग्ज़ाम है, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप टफ क्वेश्चन कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि मान लीजिए 100 में मेरिट गई 85, आप पहुंच गए 80। तो यही 5 क्वेश्चन डिसाइडिंग होते हैं। और ये 5 क्वेश्चन किनके से होंगे, जिनको संपूर्ण ज्ञान होगा। और संपूर्ण ज्ञान के लिए रटना तो एकदम छोड़ दीजिए, समझ कर चलिए, क्योंकि जब समझ कर चलेंगे तो सारी चीज़ आप एक दूसरे में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अगर चीज़ें कनेक्ट नहीं हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब सिलिका, अब अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पता है, तो ये पता चल जाएगा कि सिलिका कहाँ से आ रही है, सियाल से आ रही है। और ये विभाजन किसने किया था, स्वैत महोदय ने किया था। ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये क्यों हो गया, फिर इसमें कई है लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं आता, आप सीधे आ जाते हैं बेसिक पर। मध्यम है, ये सब है, ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक, बेसिक लावा, बेसिक लावा को बेसाल्ट कहते हैं। चट्टान जब पढ़ाएंगे डिटेल से तो उसमें और डिटेल से रहेगा बेसिक को। अब बेसिक क्या होता है, उसमें सिलिका पाया तो इसमें क्या होता है, सिलिका नहीं पाया जाता है, यानी सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा इसमें कम, सिलिका की
मात्रा कम, जब सिलिका की मात्रा कम हो गई तब सीधे चिपचिपा कम। चिपचिपा कम, कम गाढ़ा रहेगा। ठीक, तो आप इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये लावा की प्रकृति के आधार पर बताया गया है। ठीक, समझ गए। अब आते हैं अब ज्वालामुखी के प्रकार। ये तो ये हो गया। अब पदार्थ में कौन सा पदार्थ निकलता वो हो गया, लावा का क्या क्या होता वो हो गया। अब आते हैं, इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। और ये आपके पीसीएस में प्री में तो है ही है, मेंस में भी है। और ख़ास तौर से मेंस में ये पूछा जाता है कि इसकी बाह्य संरचना या आंतरिक संरचना के बारे में। तो आने दीजिए वहाँ पर, तब आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार के प्रकार, मैंने अब ये आ गए ज्वालामुखी के प्रकार में आ जाइए। ज्वालामुखी के प्रकार। अब ये कई प्रकार के हैं, लेकिन आधार सबका अलग अलग है। एक आधार क्या, उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर। अब उद्गार के आधार पर एक कितने में डिवाइड किया गया है, दो में। एक केंद्रीय केंद्रीय उद्गार, दूसरा दरारी उद्गार। अब केंद्रीय उद्गार क्या होता है? तो आइए केंद्रीय में, यहाँ पर पहले केंद्रीय को समझ लेते हैं। केंद्रीय उद्गार, ठीक। केंद्रीय उद्गार ये होता है, अब देखिए मैंने जो पहले आपको बताया था उस पर ध्यान लगाइएगा। एक प्लेट ये है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। दूसरी प्लेट ये है। ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है। मान लीजिए ये प्लेट ये है, ये प्लेट बी है। अब जो भारी प्लेट होगी वो नीचे बैठेगी, तो नीचे बैठेगी जिसका मलबा कहाँ जाएगा, ये पृथ्वी के अंदर में जाएगा। और ये बहुत अंदर ना जा पाकर, अब मैं यहाँ बेनियाद जोड़ नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैंने लिख दिया था, तो वहीं से आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ना जाकर ये मलबा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और ये एक छिद्र के द्वारा, एक नली के द्वारा बहुत ऊपर विस्फोट करेगा। नली के द्वारा, छिद्र के द्वारा बहुत ज़्यादा विस्फोट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार। यानी एक छिद्र के द्वारा विस्फोट हो रहा है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये सीधे एक नली है, ये विस्फोट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार। अब दरारी में मैं अभी नहीं आता, पहले केंद्रीय को समझकर चलते हैं। तो केंद्रीय उद्गार क्या है, जहाँ प्लेटें आमने सामने आती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो अंदर को छेपित हो जाती है। भूगोल में एक चीज़ और चीज़ें हैं, शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये न लिखिएगा नीचे धंस जाती हैं, छेपित हो जाती हैं, सबडक्शन जिसको कि इंग्लिश में कहा गया, छेपित हो जाती हैं, जिससे मलबा उनका पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है, फिर वो गर्म होकर बाहर निकलता है और एक छिद्र के द्वारा, एक नली के द्वारा ये बाहर निकल आता है, तो इसको कहते हैं केंद्रीय उद्गार।
ठीक, क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार कहते हैं। अब केंद्रीय उद्गार भी कई प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक थे ले क्रायक्स, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये भर गया है, तो इतना आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक, थोड़ा स्लो में हमारा काम रहता है, लेकिन समझाते हुए चलते हैं, कोई पीपीटी का झंझट नहीं है कि केवल बोलते चले गए। इसलिए कुछ चीज़ें सीक्वेंस वाइज रहे तो हमें भी अपना नोट्स देखना पड़ता है, और आप जो है ऐसे इसको बनाते हुए चलिए। केंद्रीय उद्गार के बारे में हम लोग अध्ययन अभी कर रहे हैं। केंद्रीय उद्गार ये कितने प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक होते हैं ले क्रायक्स, नाम इनका जाने रहिएगा। ये उद्गार के आधार पर जो है इन्होंने केंद्रीय ज्वालामुखी है, इनको लगभग 5 भागों में डिवाइड किया उद्गार की तीव्रता के आधार पर। उद्गार की तीव्रता के आधार पर यहां लिख लेते हैं, उद्गार की तीव्रता के आधार पर केंद्रीय ज्वालामुखी को 5 वर्गों में विभाजित किया। अब आ जाइए जिससे कि केंद्रीय उद्गार को केंद्रीय उद्गार जो प्रकार के ज्वालामुखी है कितने भागों में, 5 भागों में, किसी में 6 दिया है, 5 ही जाने रहिए। किसने, ले क्रायक्स। ठीक, तो आइए एक एक का हम लोग बस संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, केवल बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ले क्रायक्स महोदय लिखे रहेंगे इसे जैसे लिखे हैं, बस हम लोग संक्षिप्त अध्ययन केवल करेंगे, बहुत डिटेल से नहीं। हवाई तुल्य, एक होता है हवाई तुल्य, किताबों में आपने पढ़ा होगा। इतना डिटेल कोई यूट्यूबर आपको नहीं पढ़ाएगा, वो एक शब्द लिख कर नहीं बताएगा, वो पीटीटी से बताएगा। हवाई तुल्य क्या होता है, ये हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, बहुत हल्के इनका होता है, वो जो विस्फोट होता है हल्का होता है, हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं इसलिए हवाई कहा गया। हवाई द्वीप पर पतला लावा, बस हल्का सा विस्फोट होता है, ज़्यादा इसमें बहुत तगड़ा नहीं होता है। दूसरा क्या, स्ट्राम्बोली, तुल्य मतलब तुलना। ये कहाँ स्ट्राम्बोली में पाया जाता है, स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली, और इसका इटली ये लिपारी द्वीप है, ये लिपारी द्वीप पर हवाई तुल्य से कुछ ज़्यादा इसका विस्फोट होता है, विस्फोट। दूसरा है वोल्केनो तुल्य, वोल्केनो तुल्य क्या है, अब ये जो विस्फोट की क्षमता है या तीव्रता थोड़ी सी ऐसे इसी के सीक्वेंस में बढ़ती जाती है। ठीक,
वोल्केनो तुल्य। थोड़ा सा आप इनकी आवाज़ और वो बढ़ गई। इसके बाद क्या है, पिलियन प्रकार की। पिलियन प्रकार की, पिलियन प्रकार की। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। अगला क्या है, विसुवियस टाइप का। विसुवियस प्रकार की, विसुवियस प्रकार की। ठीक, तो इतने प्रकार के हैं। तो आप लोगों ने देखा हवाई, स्टाम्बोली, वोल्केनो, पिलियन। पिलियन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। अब एक क्वेश्चन सीधा आपसे बनता है, और ये उसमें राजस्थान पीसेज में पूछा गया था सबसे ज़्यादा विनाशकारी, तो पिलियन प्रकार का। और इसका क्रम अगर दे दे कि बढ़ती तीव्रता, उद्गार की तीव्रता के आधार पर क्रम लगाएं, तो यही आपका क्रम होगा। तो इसलिए क्रम को भी जाने रहिए। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसको मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। तो ये प्रथम भाग है, पार्ट 1 है। अगला जो है पार्ट 1 आपके सामने लाऊंगा, और फिर मिलते हैं इससे बेहतर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।